हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिर अपने YouTube चैनल पे कक्षा 12 की गणित अनुसार पेपर 2024 से फर्स्ट 2024 324 EX पर EX के अन्य सवालों को लगाने वाले हैं, जहाँ पे हमने 6 खा तक लगाया है। आप लोगों को मैं इस चैनल पर जितने भी कक्षा 12 के और कक्षा 10 के जो भी अनुसार पेपर में हैं सवाल, एक एक सवाल मैं आपको लगवाऊंगा। इसलिए आप लोगों के लिए तैयारी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे देखिए, और आपको इस चैनल पर ही आपको पूरा का पूरा अनुसार पेपर मिलने वाला है। आप यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको ये मिलने वाला नहीं है अनुसार पेपर हल कराया हुआ। और ये अनुसार पेपर मैं जो हल करवा रहा हूँ, ये अनुसार पेपर आपका अरिहंत का है, ठीक है। आप अनुसार कोई भी ले लीजिए, पेपर तो ही रहेंगे, सब प्रीवियस ईयर पेपर हैं। बस आप यहाँ पे कोड देख लीजिए कौन सा है, 324 EX है। 324 EX पे आप चलिए आइए। उसमें आप लोगों का आज क्वेश्चन नंबर 6 का खंड है। ये कह रहा है सदिशो वेक्टर ए बराबर आपका 2i माइनस जे कैप 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लंब इकाई सदिश। तो आपको मैं बता दूं यहां पे कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश हों तो ए तथा बी दोनों पर लंब सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ये याद रखिएगा आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ठीक है, क्या हमने कहा? कोई भी दो सदिश आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, उन दोनों पर लंब सदिश अगर आपको ज्ञात करना है तो आप उन दोनों का क्या निकाल लीजिए? ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अर्थात उन दोनों वेक्टरों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपको जो एक वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर आपका ए और बी दोनों पर क्या होगा? लंब होगा। ए और बी दोनों पर क्या होगा? लंब होगा। जैसे आपने पढ़ा है आई जे के बारे में, जब आप आई का क्रॉस करते हैं जे के साथ तो आपको मिलता है के, और आपने पढ़ा है कि आई जे के ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात एक दूसरे के क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो आप आई क्रॉस जे निकालते हैं, के मिलता है, के क्रॉस आई निकालते हैं तो जे मिलता है, जे क्रॉस के निकालते हैं तो आई मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके इसका मतलब क्या हुआ कि जो के है वो आई और जे दोनों पर लंब है, और जे जो है वो के और आई दोनों पर लंब है। इसलिए आपको ये बात यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी दो वेक्टर आपको दिए गए हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उन दोनों का अगर हम क्या निकाल लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो वो दोनों के दोनों वेक्टर ए क्रॉस बी पर क्या होंगे? लंब होंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कभी भी आपको अगर वेक्टर ज्ञात करना है, किसी दो वेक्टर पर के लंब सदिश को अगर ज्ञात करना है, तो आप क्या करिए? उन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपका क्या जो मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद, वो आपका क्या होगा? ए और बी दोनों पर क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, अतः आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, आप डिटर्मिनेंट फॉर्म निकालेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा आपके लिए। आप यहाँ पे आई लिखिए, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ से आप रखिए, इस पहले वाले में आपको मिला है 2 माइनस 1 1, इसमें आपको मिला है 3 4 माइनस 1। अब आपको क्या करना है? यहाँ से देखिए, इससे इस विधि से करने से कई फायदे। एक तो आपको डिटरमिनेंट खोलना आ जाएगा, अगर आप नहीं भी खोल किए हैं तो फिर आप कर ले जाएंगे। डिटरमिनेंट कैसे खोलेंगे भाई? पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले आई को उतार लीजिए, इसके बाद आई जिस रो और जिस कॉलम में उसको आप क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। उसके बाद जो कुछ भी बचा है आप वहां पे लिखिए -1 1, यहाँ पे आपका 4 -1, फिर यहाँ पे पहले प्लस
फिर ये माइनस माइनस जे कैप आप लिखेंगे, जे जिस रो या कॉलम में हो उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे बचा आपका क्या, 2 1 3 -1। ये बेटा आप जो लिख रहे हैं इसे आप कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं, कोफैक्टर, सहगुणनखंड आप इसे कहते हैं। जो भी आपका ये छोटा वाला ये वाला आप निकाल दें, ठीक है। इसे आप, इसके बाद आपका प्लस के कैप, के कैप में आपका के वाले को जिस रो जिस कॉलम में उसको ले उसको छोड़ दीजिए। जो बचे यहाँ पे 2 और -1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 मिला, यहाँ पे आपका 3 और क्या मिला, 4 मिला। अब यहाँ से आप क्या करेंगे भाई, वेक्टर आई कैप, इसका इसमें गुणा करिए तो -1 का गुणा कितना हो जाएगा, +1, और यहाँ पे माइनस होता ही होता है, 4 1 जा 4 हो गया। फिर आपका माइनस यहाँ पे जे कैप आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 आया, इसका इसमें से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 आया। फिर आपका प्लस आपका के कैप आया, 2 का गुणा आप 4 में कराए तो 8 आया, यहाँ से आप इसका कराए तो प्लस आपका 3 1 जा 3 आया। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपका -3 आई कैप आया, यहाँ से आपका 3 2 5 +5 जे कैप आया, और ये 8 3 11 प्लस आपका 11 के आया। ये आपका आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपसे पूछा है लंब सदिश, क्या कहा, यहां से लंब इकाई सदिश, क्या पूछा है, इकाई सदिश। और इकाई सदिश अगर आपको किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश, वेक्टर ए का इकाई सदिश जो होता है ये आपको पता होगा, इकाई सदिश इक्वल टू आपका वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इसे आप लिखते हैं वेक्टर ए कैप से। एक कैप अगर लग गया तो कहीं पे भी आप किसी वेक्टर के ऊपर अगर एक कैप लग गया तो इसका मतलब वो कहलाएगा इकाई सदिश। क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पे आई जे के सब पे आपका क्या लगा है, कैप लगा है, तो इसका मतलब आई जे के आपके इकाई सदिश कहलाते हैं। और इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका मापांक कितना होता है, 1 होता है। जिसका आप मॉडुलस की बात करेंगे, मॉडुलस आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अर्थात उसका अगर मापांक निकालें तो 1 मिल जाए। तो आपका यहां से बेटा आपको क्या करना है, जब आप ए क्रॉस बी का इकाई सदिश निकालेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूरे का क्या निकालना है, कैप निकालना है, या इकाई सदिश लिख लीजिए सीधे आप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का इकाई सदिश बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान डिटरमिनेंट मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां से आपका जो आया ये तो आपका ऐसे रहेगा ही, -3 आई कैप प्लस आपका 5 जे कैप और प्लस आपका 11 के कैप अपान स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो मिला वो आपको मिला -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस आपका 11 के कैप अपान स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 11 स्क्वायर 121 हुआ। ठीक है, यहां से आप देखेंगे, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलो एक मिनट, अभी आप कर रहे हो तो आप देख लीजिए ही, इसकी जस्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का इकाई सदिश इक्वल टू आपको ये मिला -3 आई कैप प्लस आपका 5 जे कैप प्लस आपका 11 के कैप अपान, यहां से आपका क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 121 9 आपका 130 हो जाएगा। तो इसके बाद आपका ये हो जाएगा तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ
देखो 5 1 6, 6 9 15 की 5, फिर आपका 2 2 4 1 5, 155 आ गया। ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है। अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश क्या होगा, -3i प्लस 5j प्लस 11k अपान स्क्वायर रूट ऑफ 155। ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 6 का घ खंड हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर घ पे चलेंगे। ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी, कभी भी आपको कोई दो वेक्टर दिए गए हों, उन पर आपको लंब वेक्टर निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टरों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वो उन दोनों वेक्टर पर क्या हो जाएगा, लंब सदिश हो जाएगा। जब आपको इकाई निकालना होगा तो उसी वेक्टर के मॉडुलस से आप क्या करेंगे, उसी वेक्टर में डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब अब इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो ऊपर वाले का मॉडुलस यही मिलेगा, फिर इसी से आप जब डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस आपको 1 मिल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी आपको इकाई सदिश मिला तो इकाई सदिश का आपका जो मॉडुलस होता है, जो मापांक होता है, वो ऑलवेज 1 होता है। उसका नाम ही भाई इकाई, इकाई का मतलब 1। ठीक है। तो आपका इकाई सदिश का मॉडुलस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये वाला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा। आप ये बात, ये लाइन याद रखिएगा कि सदिश आपका ए और बी कोई दो सदिश हों, कोई दो सदिश हैं, यहाँ पे हो लिख लीजिए, कोई दो सदिश हों तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों लंब सदिश, दोनों पर लंब सदिश, दोनों पर लंब सदिश आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ये आप याद रखें तो आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी निकालने के बाद चूंकि आपको इकाई सदिश चाहिए तो इकाई सदिश के लिए आप उसी के मॉडुलस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब उसके मॉडुलस से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इकाई सदिश। ठीक है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, छठवें की घा खंड पे आते हैं। ठीक है। तो ये आपका छठवें का घा आपका खत्म हो गया तो छठवें का घा मिटा देते हैं। छठवें का घा खंड कहता, देखो भाई इसमें आपको क्या करना है भाई, प्रोडक्ट करना है। आपको अगर नहीं गुणा जाता है आव्यूह का तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आव्यूह का गुणा आज हम आपको बता देते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया बेटा, इसमें कहा गया यदि a इक्वल टू आपका cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि a टू दी पावर n। अब n आपकी कुछ भी हो सकती है, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अर्थात ये कहना चाहता है अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो थीटा का जो गुणांक होगा वो आपका 1 होगा। अगर n की जगह पे आप 2 रखते हैं तो थीटा का गुणांक आपका 2 होगा। अगर आप n की जगह पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे देखो 3 रखेंगे, 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 3 रखे तो a क्यूब आया, और आप 2 रखे तो a स्क्वायर आया। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले आप 2 3 ऐसे निकाल लेंगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। जब पैटर्न मिल जाएगा तो आप डॉट 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 करके आप क्या कर देंगे, देख लेंगे कि हाँ वहाँ पे क्या आ रहा है, वही चीज आप पुट कर लेंगे। क्योंकि ये कंफर्म नहीं यन क्या है ना भाई, यन आपका 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आपको अब या ये तो आपको संभव नहीं है कि 100 घात दे दिया जाता, आप 100 बार गुणा करोगे। तो आप पहले एक बार इसका करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। पहले आपको ये a इक्वल टू दिया गया है, a इक्वल टू आपको मिला है यहाँ पे cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आपको मिला है cos थीटा। तो आप a स्क्वायर जब निकालेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू आपका a इंटू ए होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू यानी ए की पावर कितना लगा दिया, 2 लगा दिया, तो a इंटू ए हो गया। तो इसका मतलब आपका ये आपका a cos थीटा, ये आपका साइन थीटा, ये आपका माइनस साइन थीटा, ये आपका cos थीटा। फिर इसमें आप मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, यही चूंकि a से a में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर आपका मिला cos थीटा, यहाँ से आपको मिला साइन थीटा, यहाँ से आपको मिला माइनस साइन थीटा, यहाँ से आपको मिला cos थीटा। अब देखो बेटा गुणा करना है, कैसे आपको आव्यूह का गुणा करना है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। क्या करना है भाई, आप पहले वाले का रो उठाइए, दूसरे वाले के जितने भी कॉलम हैं उन सब में आप गुणा कीजिए। पहले के रो से आप इसके कॉलम में गुणा कीजिए, पहले के रो से आप इसके कॉलम में गुणा कीजिए, तो आपको पहले रो, आपने ये रो लिया ना,
तो पहले रो के दोनों एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये आपका 2/2 का है, ये भी आपका 2/2 का है, तो 2/2 का जब आप 2/2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको नया मैट्रिक्स मिलता है वो भी आपको 2/2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा, उससे ना तो कम मिलेगा ना तो आपको ज्यादा मिलेगा। तो आप यहाँ से जब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए आपका पहले वाले का पहले में, इसका इसमें, यानी आप पहले कास का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा में। किस में करेंगे, तो जब आप कास का कास में करेंगे तो पहली कंडीशन में कास का कॉस में करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा आ गया। फिर आप इसका इसमें करेंगे, देखो इसका इसमें करेंगे, जब कास का कॉस में करेंगे तो आपका कितना आ गया, कास स्क्वायर थीटा। आप इसका इसमें करेंगे, अब साइन का किस में करेंगे, साइन में, ठीक है। तो यहाँ से आपका चूंकि एक माइनस पहले से आता है तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, क्योंकि आपका फार्मूला क्या प्लस, हाँ माइनस है। तो आप जो लगेगा वो करिए। कास का कास में किया तो कास स्क्वायर थीटा, फिर अब इसका इसमें, और उसके बाद ऐड करते जाइए। क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे, साइन का साइन में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस रो का इस कॉलम में काम खत्म। अब इस रो का आप इस कॉलम में करेंगे तो आपको पहले रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा। पहले रो का कौन सा, ये आपने पहले रो का कौन सा पाया, पहला एलिमेंट। अब आपको पहले रो का दूसरा एलिमेंट मिलने के लिए आप इस कास का इसमें करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन का कास में हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आपका ये बंद, हमने कैसे बताया, इसका इसमें ऐड कर लो, इसका इसमें दोनों को ऐड कर लो। तो जब इसका इसमें किया तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिला। जब इसका इसमें और इसका इसमें करके आपने जोड़ लिया तो वो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिला। इसी तरह से अब आप इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो आपको माइनस, अब सेकंड रो उठाइए, पहले रो का काम खत्म। पहले रो का आप जितने भी कॉलम हो सभी कॉलमों में आप गुणा करते जाइए। ये आपका होता है क्या, मैट्रिक्स के गुणा का नियम। अब इसका कास का आप साइन में करेंगे तो आपका क्या होगा भाई, पहले आपका ये इसका गुणा इसमें करिए, तो इसका जब आपने इसमें किया तो माइनस साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। फिर इसका इसमें करना है तो यहाँ पे आपका माइनस कॉस थीटा इंटू आपका साइन थीटा। अब फिर इसका इसमें करना है तो यहाँ से आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको पता है चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस 2 थीटा। इसी तरह से तथा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या आप इसे ए भी ले लीजिए, ये आपको ए, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। ये बराबर आपका होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यही यहाँ पे होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपका भाई प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे आपका हो गया कॉस 2 थीटा। कितना हो गया बेटा, कॉस 2 थीटा। ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो इसका मतलब आपका मिला यहाँ पे साइन थीटा प्लस थीटा। चूंकि दोनों आपका ए बराबर बी है तो थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे देखो दोनों में जब आप माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, फिर वही चीज बनेगा। तो ये भी आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा हो गया। फिर यहाँ पे आपका देखो कास पहले है, कास प्लस में और साइन माइनस में, तो ये भी आपका हो गया कास 2 थीटा। ये वैल्यू आपको मिले किसकी, ए स्क्वायर की। इसे जब आप जोड़ लेंगे बेटा तो ये आपको मिल जाएगा कास 2 थीटा, यहां से आपका साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और यहां से आपको मिल गया कास 2 थीटा।
आप यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे घात 2 आया तो यहाँ पे 2 2 आ गया। अब अगर हम घात 3 लगा दें तो 3 अगर आ गए तो इसका मतलब अगर घात n लगा दे तो n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पुनः आप यहाँ से निकालेंगे क्या भाई, a क्यूब, पुनः a क्यूब इक्वल टू आपका a स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। तो a स्क्वायर आपको क्या मिला भाई, cos 2 थीटा, यहाँ पे आपका sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 2 थीटा, और a, ये तो a स्क्वायर हो गया, a आपको मिला है cos थीटा, फिर आपको मिला यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे आपको मिला माइनस sin थीटा, यहाँ पे आपको मिला cos थीटा। इन दोनों का भी आपको क्या करना है भाई, गुणा करना है। देखिए भाई, फिर वही प्रक्रिया है आपकी, आप क्या करेंगे, यहां से इसका गुणा इसमें करेंगे तो cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा। ठीक, इसी तरह से इसका इसमें करेंगे आप, तो जब इसका इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा cos 2 थीटा, और यहाँ पे sin थीटा, इसके बाद फिर इसका इसमें करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा sin 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ से आपका फिर आप इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस sin 2 थीटा, फिर आपका इंटू cos थीटा, इसका इसमें होगा तो माइनस cos 2 थीटा इंटू sin थीटा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा, फिर प्लस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए, एक तो हमने बता दिया sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर आपका sin a प्लस बी होता है। अब आपको यहां से एक चीज पता होना चाहिए, चूंकि sin a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू आपका होता है बेटा sin a प्लस बी, यहीं से आपका cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये आपका होता है cos a प्लस b। देखिए यहाँ पे ये चीज मिल रही है आपको, पहला वाला cos a cos b माइनस sin a sin b, तो a की बराबर b, आपको a बराबर आपको क्या मिला है 2 थीटा, b बराबर आपको थीटा मिला है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका चल रहा है a क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ से आपका जो मिला वो आपको मिला cos 2 थीटा प्लस थीटा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए cos a sin a cos b प्लस cos b sin a। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यहाँ पे भी आपका मिल जाएगा sin थीटा प्लस आपको मिला 2 थीटा, फिर आपका यहाँ से जो मिला, यहाँ पे देखिए माइनस कामन ले लेंगे तो माइनस कामन ले लीजिए, तो यहाँ से मिला sin थीटा sin a cos b प्लस cos a sin b, क्योंकि माइनस आपने कामन ले लिया बाहर, तो यहाँ से आपका फिर हो जाएगा आपका sin 2 थीटा प्लस थीटा। यहाँ से फिर आप आ जाएंगे, यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो आपने बताया यहाँ पे cos प्लस में है और sin माइनस में, तो इसका मतलब यहाँ से भी आपको मिल गया cos 2 थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ से आपने देखा a क्यूब इक्वल टू आपको मिला cos 3 थीटा, और ये आपको मिला sin 3 थीटा, यहाँ से आपका माइनस sin 3 थीटा, यहाँ से आपको मिला cos 3 थीटा। जब आपने देखा, अब आप देखिए जब यहाँ पे घात 1 था कुछ भी नहीं लगा तो थीटा के साथ 1 1 से गुणा हुआ है, जब आपने घात 2 लगाया तो आपको थीटा के साथ 2 2 से गुणा हुआ जहाँ जहाँ थीटा है,
जब आपने यहाँ पे 3 लगाया तो हर जगह थीटा के साथ 3 3 से गुणा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अब आप यहाँ से जब आप लगा लिए तो इसी प्रकार अब यहाँ से इतना मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार a टू दी पावर n इक्वल टू, ये पैटर्न जब आपको मिल गया तो जहां जहां आपका थीटा है उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos n थीटा sin n थीटा माइनस साइन n थीटा, और यहां से आपका आ गया cos n थीटा, जहां पे आपका n बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यही आपको लाना था, ठीक है। ये आपका छठवें का घा खंड भी लग गया, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, गुणा करने में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो, नहीं समझ में आ रही तो आप बेहिचक बता दीजिए, हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप उसको फिर से बता दीजिए, तो हम आपको अगले वीडियो में फिर से वो बता देंगे, ठीक है। ये आपका सवाल कक्षा का घा भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हाँ, तो आप देखेंगे इसका तीसरा वो पांचवा खंड है, छठवें कांगा घातक हो गया। अगर हम छठवें कांगा की बात करें, ये देखिए आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसमें कह रहा है एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो पहला, उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए, यानी ना तो ए हल कर पाए और ना ही बी हल कर पाए। दूसरा, कम से कम उसे एक हल कर ले की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप मान लेते हैं, माना यहाँ पे क्वेश्चन आपको कहा गया है, पहले आप यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए द्वारा प्रश्न को हल करने की घटना बराबर घटना E1 तथा बी द्वारा प्रश्न को हल करने की घटना E2 है। तब प्रश्नानुसार इसने कहा है, आपने क्या मान लिया कि ए द्वारा प्रश्न को हल करने की घटना क्या है भाई, E1 है। बी द्वारा प्रश्न को हल करने की घटना क्या है, E2 है। जब आपको E1 E2 मिल गया तो प्रश्नानुसार इसने कहा है कि ए द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, 1/2। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू आपका 1/2 मिल गया तो अब ए द्वारा प्रश्न को ना हल कर पाने की घटना आपका होता है E1 बार, ठीक है। ए द्वारा प्रश्न को ना हल कर पाने की घटना क्या हो जाती है, E1 बार हो जाती है। ऊपर बार लगा लेते हैं, यानी E1 बार कहता है जो यहाँ पे हो रहा है वो नहीं होगा और सब होगा, जो यहाँ पे हो रहा वो नहीं होगा। यहाँ पे अगर हल हो रहा है तो E1 बार कहेगा नहीं हल हो पाएगा। E1 कह रहा है अगर हल होगा तो E1 बार कह रहा है नहीं हल हो रहा है। अगर E1 कहता है कि नहीं हल हो पा रहा है, E1 बार कहेगा नहीं हल हो रहा है। तो यहाँ से
ठीक है। ना हल कर पाने की प्रोबेबिलिटी की वो घटना क्या हो गई भाई, इवन हो गई। अतः ए द्वारा प्रश्न ना हल कर पाने की प्रायिकता, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको लिखाया जा रहा वैसे लिखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं फॉर्म देना है, कंपटीशन नहीं देने जा रहे हैं अभी आपको इसमें लेना है, लिखना है, तो एक एक लाइन आप लिखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा P1 ऑफ P ऑफ E1 बार इक्वल टू आपका होता है 1 माइनस P ऑफ E1। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, घटना घटने की प्रायिकता जो होती है वो आपका एक में से घट जाती है घटना ना घटने की प्रायिकता, और घटना ना घटने की प्रायिकता में क्या होता है के लिए आप एक में से घटना घटने की प्रायिकता घटा लेते हैं। तो यहां से आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका E1 बार इक्वल टू 1 माइनस आपका 1/2 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका E1 इक्वल टू आपको E1 बार इक्वल टू आपको मिल गया 1/2। ठीक है। अब इसी तरह से इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू आपको मिला है कितना भाई, 1/3। कितना दिया है, 1/3। तो यहां से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार इक्वल टू कितना मिल गया, 1 माइनस 1/3, और ये आपका हो गया 2/3। कोई दिक्कत, यहां तक हमें लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये E2 आपका E2 बार क्या कहलाएगा, बी द्वारा सब प्रश्न को ना हल कर पाने की प्रायिकता। और E2 क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हुआ, इसे आप पढ़ते हैं P ऑफ E2, और P फॉर आपका प्रोबेबिलिटी होता है, जिसे आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1/3, अर्थात बी द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता बराबर आपका 1/3। अब देखिए उसमें दो खंड दिया भाई, इतना कर लेने के बाद पहला खंड कहता है, पहला खंड कहता है उनमें से कोई भी प्रश्न को हल ना कर पाए, उनमें से कोई भी प्रश्न को हल ना कर पाए। अगर ये घटना है तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, उनमें से कोई एक द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रोबेबिलिटी में से एक की आप घटा दीजिए। ठीक है। तो आप पहले निकालेंगे ए तथा बी द्वारा प्रश्न को हल कर पाने की प्रायिकता। क्या आपने बताया, ए तथा बी द्वारा प्रश्न को हल कर पाने की प्रायिकता। पहले आप दोनों के हल कर पाने की प्रायिकता निकाल लीजिए, उसको आप एक में से घटा देंगे तो हल ना कर पाने की प्रायिकता आ जाएगी। इसने कहा दोनों ना हल कर पाए, तो यहां से आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको मिल जाएगा। पहले आपका क्या पूछा गया है, दोनों के द्वारा उनमें से कोई भी प्रश्न को ना हल कर पाए। जब कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए तो दोनों को ना हल कर पाने की, ए तथा बी द्वारा प्रश्न को ना हल कर पाने की प्रायिकता बराबर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार। ठीक है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या मिला भाई, E1 आपको मिला है, E1 बार इक्वल टू मिला है 1/2 इंटू E2 बार आपको मिला है 2/3। तो यहां से आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा कितना, 1/3। ये आपका पहला हो गया आंसर, यानी ए तथा बी द्वारा प्रश्न को ना हल कर पाने की प्रायिकता बराबर आपका P ऑफ E1 बार इंटू P ऑफ E2 बार 1/2। एक मिनट, तो यहां से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार आपका होगा 1/2 इंटू 2/3 इक्वल टू आपका 1/3 मिल गया। ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकंड में उसने क्या कहा भाई, सेकंड में कहा है कम से कम एक उसे हल कर ले, कम से कम एक उसे हल कर ले की प्रायिकता आपको निकालनी है।
ये आपको मिला है कि ए और बी दोनों नहीं हल कर पाएंगे भाई, ए और बी दोनों नहीं हल कर पाएंगे। और दूसरा इसमें कह रहा है कम से कम, तो यहां से आपका कम से कम एक द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता। कम से कम कोई एक हल कर ले भाई। यहां पे क्या हुआ, यहां पे किसी ने भी ए और बी दोनों के द्वारा नहीं हल हुआ, तो कम से कम एक के द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी बराबर आपका, चाहे ए हल कर ले या फिर उसे बी हल कर ले, तो आपका क्या करेंगे, एक के द्वारा हल किए हुए प्रोबेबिलिटी और बी के द्वारा हल किए हुए प्रोबेबिलिटी को क्या करिए आप आपस में मल्टीप्लाई। अब देखिए कम से कम एक हल कर ले, तो वहां पे तीन कंडीशन बन गई। तीन कंडीशन ये बन गई कि पहले ने हल किया, दूसरे ने है नहीं हल किया, पहले ने हल किया तो दूसरे ने नहीं हल किया। हो सकता है दूसरे ने हल कर लिया तो पहले ने नहीं हल कर पाया, हो सकता है ये दोनों हल कर लिए एक साथ। तो जब कम से कम की बात होती है, एटलीस्ट की बात होती है, तो इसका मतलब यानी प्रोबेबिलिटी आपकी आई। तो पहले के हल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1/2। तो यहां से आपका तीन कंडीशन बना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार प्लस प्रोबेबिलिटी, हो सकता है दूसरे ने हल कर लिया लेकिन पहला नहीं हल कर पाया, हो सकता है दोनों हल कर लिए, तो यहां से अब आप देखिए ये इस पर बार लग गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/2, E2 बार कितना है भाई, E2 बार आपका 2/3 प्लस E2 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 इंटू E1 बार कितना है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/2 इंटू आपका 1/3। यहां से आपका आया 1/3 प्लस ये आपका 1/6 प्लस आपका 1/6, इनको आप ऐड करेंगे, 6 लिया है आपने, तो यहां से आपका देखो बेटा 1 यहाँ पे 2 आया प्लस आपका यहाँ पे 1 आया प्लस आपका यहाँ पे 1 आया, तो ये आपको मिल गया 4/6। तो यहां से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये 2/3, इसका मतलब यहां से आपका 2/3 आ गया। देखो जब इसने कम से कम की बात किया तो कम से कम वाले में आपकी तीन कंडीशन बन गई भाई। एक तो पहले वाले में बताया कि ए वाले ने हल किया लेकिन बी वाला नहीं हल कर पाया। दूसरा आपका हो सकता है कि बी वाला हल कर लिया लेकिन ए वाला नहीं हल कर पाया हो। तीसरा हो सकता है दोनों के दोनों हल कर लिए हों। जब दोनों हल कर लिए हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया। यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, क्यों, इसका मतलब पहले ने हल किया लेकिन दूसरे वाले ने नहीं हल कर पाया। यहाँ पे दूसरे वाले ने हल कर लिया लेकिन पहले वाले ने नहीं हल कर पाया। यहाँ पे पहले और दूसरे दोनों हल कर लिया, तो ये आपकी मिल गई प्रोबेबिलिटी। ठीक।